हाँ जी बच्चे, हमने लास्ट क्लास में ना 4A वाला चैप्टर ख़त्म किया था। आज हमने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे सिलेबस में सिर्फ दो है, एक है AC जनरेटर और दूसरा है ट्रांसफार्मर। तो आज वाली क्लास में हम AC जनरेटर शुरू करेंगे। अभी तक हमने ना 4A वाले चैप्टर में यही पढ़ा है कि जब भी फ्लक्स चेंज होगी इंड्यूस्ड EMF बनेगा, बस अभी थ्योरेटिकली सारा पढ़ा। अब उस चीज़ को अपन कमर्शियल लेवल पे प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने AC जनरेटर में लगाया। देखिए AC जनरेटर क्या है, पहले तो थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। एक डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट डिवाइस इज़ कॉल्ड AC जनरेटर। ठीक है, AC जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है AC जनरेटर। तो AC जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, जो अपन ने पूरा चैप्टर में पढ़ा ना 4A में, वही इसका प्रिंसिपल है। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी फ्लक्स चेंज होगी तो क्या बनता होता है, इंड्यूस्ड EMF, वही इसका प्रिंसिपल है। तो लिखेंगे व्हेन एवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एन इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस, एन इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो इंड्यूस्ड EMF बनेगा। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझेंगे, तो डायग्राम थोड़ी ध्यान से बनानी है। ये मैग्नेट्स है, नॉर्थ साउथ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है। इसके बीच में हमने ये आर्मेचर रखा है, PQRS आर्मेचर रखा हमने। आर्मेचर एक तरह की कॉइल होती है, वो हमने कॉइल रखी है। इसमें जो P है, P के साथ हमने रिंग R1 अटैच किया हुआ है। रिंग मेटेलिक रिंग है R1। और जो S है, S के साथ हमने मेटेलिक रिंग अटैच किया हुआ है R2। ये पूरे रिंग्स है। जो R1 है, R1 के साथ इस तरफ कार्बन ब्रश, B1 के आपके पास कार्बन ब्रश, और ये ग्रेफाइट का बना होता है। B1 कार्बन ब्रश है, मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। इधर B2 हमने लगाया हुआ है, B2 कार्बन ब्रश है, मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। जो B1 और B2 है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है with the help of load resistance capital R, load resistance capital R। जो आर्मेचर है PQRS, इस आर्मेचर को हम ना with the help of मैकेनिकल एनर्जी इसको हम रोटेट करवाते हैं। हम मान लेते हैं कि मैंने ना आर्मेचर को रोटेट करवाया एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा स्पीड से। और रोटेट करवाने के कई तरीके हैं। जो थर्मल पावर प्लांट है, वो उसमें कोल जो है वो बर्न करता है, वाटर को सुपर हीट करता है, पानी की स्टीम बनती है, वो स्टीम इस आर्मेचर को घुमाती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स में हम हाइट से पानी को गेरते हैं टरबाइन के ऊपर, टरबाइन घूमता है तो आर्मेचर घूमता है। तो मेन मकसद अपना ये है कि आर्मेचर घुमाना है। और जो अपने घरों में जनरेटर लगे होते हैं, उन जनरेटर में अपन डीजल डालते हैं, डीजल की जो एनर्जी है वो इसको घुमाती है। तो अलग अलग घुमाने, मतलब मेन मकसद अपना ये है कि हमने आर्मेचर को रोटेट करवाना है, बस, और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखेंगे आर्मेचर कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैग्नेटिक लाइंस है नॉर्थ टू साउथ, वो आपको पता है। अब जब आर्मेचर घूमेगा ना, मैग्नेटिक लाइन तो नॉर्थ टू साउथ ही है, जब आर्मेचर रोटेट करेगा तो फ्लक्स बार बार क्या होगी, चेंज होगी। कभी आर्मेचर ऐसे है, कभी आर्मेचर ऐसे आएगा, कभी आर्मेचर, मतलब एंगल बार बार चेंज होगा। इस केस में जब आर्मेचर अपना रोटेट कर रहा है ना, तो
तो बार बार क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। आप सबको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। थीटा होता है एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस में ना तो नंबर ऑफ टर्न चेंज हो रही, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, ना एरिया चेंज हो रहा, कॉइल घूम रही है। जब कॉइल रोटेट करेगी, जैसे इस केस में अगर आपके पास कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे, एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो उस हिसाब से फ्लक्स 0 आ जाएगी। अगर ये ऐसे रोटेट करके ऐसे हो जाती है तो एरिया वेक्टर राइट साइड पे, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, फ्लक्स मैक्सिमम आ जाएगी। तो ऐसे बार बार ना फ्लक्स थीटा चेंज होगा, मतलब कहने का ये है आर्मेचर में बार बार थीटा चेंज होता है। थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होने से बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो हम सब कुछ अभी एक्सप्रेशन में लिखेंगे, बस अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता क्यों है। अब आर्मेचर कैसे घूम रहा है, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जो इंड्यूस करंट है वो क्लॉकवाइज बनेगा। अगर आर्मेचर रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो जो इंड्यूस करंट है वो घूमेगा क्लॉकवाइज। आर्मेचर में करंट बनेगा क्लॉकवाइज। ध्यान से देखना, ये जो करंट बना क्लॉकवाइज, ये करंट S में आया, S से आया वो रिंग R2 में, R2 से आया ब्रश B2 में, B2 से वो करंट जो है वो लोड रेजिस्टेंस में आ गया, फिर ऐसे वो करंट फ्लो करता हुआ B1 में आया, B1 से वो ऊपर चला गया, ये करंट हो गया। इस तरह ये करंट बनता है और लोड रेजिस्टेंस में हम आउटपुट ले लेते हैं। यहाँ पे हम बल्ब, फैन, आउटपुट के मतलब यहाँ से लेंगे आउटपुट, हम बल्ब लगा देंगे, फैन लगा देंगे, AC लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, जब ये आपके पास हाफ रोटेट कर जाएगा, कॉइल जब हाफ रोटेट कर जाएगी आफ्टर हाफ रोटेशन, तो देखिए क्या होगा। आफ्टर हाफ रोटेशन ये आपके पास मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये आर्मेचर है PQRS, सॉरी हाफ रोटेट कर गया ना, हाफ रोटेट का मतलब है कि S की यहाँ पे आ जाएगा, R इधर आ जाएगा, P और ये Q। पहले ये ऐसे था, ठीक है, अब ये हाफ रोटेट कर गया, तो हाफ रोटेशन मैंने बना दी। जिस तरफ पहले R था, थंब की तरफ मान लो R था, अब हाफ रोटेट करने पे थंब इधर आ गया, तो ऐसे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मतलब P जो है वो, अच्छा P मैं नीचे बनाया था मैंने, कोई बात नहीं, आप P नीचे बना दो, Q ऊपर बना दो, फिर ठीक है। मतलब कॉइल कहने का मतलब है कि हाफ रोटेट कर गई या टर्न कर गई, ये ऐसे थी पहले सामने, अब वो ऐसे होगी, 180 डिग्री पे कॉइल घूम गई है। अब जो रिंग है R2 वो किसके साथ लगा था, S के साथ लगा था। अब जो रिंग R2 है वो अभी भी S के साथ ही लगा रहेगा, रिंग की पोजीशन चेंज नहीं होनी। जो रिंग R1 है वो P के साथ लगा था, तो रिंग R1 अभी भी P के साथ ही लगा रहेगा। अब जो रिंग R1 है उसके साथ ब्रश कौन सा लगा है, B1 लगा है, ब्रश की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ब्रश फिक्स होते हैं, ये B1। R2 के साथ ब्रश लगा है B2, फिर फ्रॉम हेयर वी गेट आउटपुट, ये लोड रेजिस्टेंस है, फ्रॉम हेयर वी गेट आउटपुट। अब एक बात ध्यान से समझना, जब ये आर्मेचर रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से, बार बार फ्लक्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है, रिंग भी साथ साथ घूम रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि रिंग घूमने पे ब्रश इधर क्यों नहीं आया, जो रिंग है वो घूम रहा है और घूमता हुआ रिंग ब्रश को टच कर रहा है। इसका मतलब ये होगा जैसे गाड़ी का टायर होता है, गाड़ी का टायर हमेशा ही ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में रहता है और गाड़ी का टायर घूमता रहता है और ग्राउंड को टच करता रहता है। तो वैसे ही रिंग है, घूमता हुआ रिंग जो है वो ब्रश को टच कर रहा है, मतलब रिंग और ब्रश फिक्स कॉन्टैक्ट नहीं है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट कहते हैं इसको अपन, कि रिंग घूमता जा रहा है और घूमता हुआ रिंग जो है वो ब्रश को टच करता जा रहा है। जैसे गाड़ी का टायर ग्राउंड को टच करता रहता है,
वो फिक्स कॉन्टैक्ट नहीं है, वैसे रिंग वाला केस है। रिंग घूमता जा रहा है और ब्रश को टच करता जा रहा है, और जो करंट रिंग में आएगा वो ब्रश में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बस ये मकसद है अपना। तो B1 से लेकर B2 तक वाला हिस्सा फिक्स है, ये नहीं घूम रहा। लेकिन जो रिंग वाला हिस्सा है R, ये यहाँ तक सिस्टम रोटेट कर रहा है, R2 तक घूम रहा है सब कुछ। B1 B2 नहीं घूम रहे। B1 B2 के साथ लोड कनेक्टेड है, कुछ भी नहीं घूम रहा, वो सिर्फ ये वाला आर्मेचर और उसके साथ जो रिंग R1 R2 है वो घूम रहे हैं। अब देखिए आप 2 मिनट इसके अंदर ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जो करंट बनेगा वो कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट ने तो हमेशा अपने कोस को अपोज करना है ना, करंट बनेगा क्लॉकवाइज। अब वो करंट P से किस में आया, R1 में आया। R1 से जो करंट है वो किस में आया, ब्रश B1 में आया। B1 से आता हुआ वो करंट आ गया लोड में, लोड से आता हुआ वो करंट आ गया B2 में, B2 से आ गया R2 में, R2 से जो करंट है वो वापस ऐसे चला गया। ये डायग्राम है ना अपनी। P से करंट किस में आया, R1 में आया, R1 से B1 में, B1 से लोड में, लोड से B2 में, फिर R2 में, फिर वापस। अगर हम ध्यान से डायग्राम को देखें तो हाफ रोटेशन के बाद, आफ्टर हाफ रोटेशन, करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। करंट की डायरेक्शन लोड रेजिस्टेंस में, लोड में पहले करंट कहाँ पे था, लेफ़्ट साइड पे था। लोड रेजिस्टेंस में अब करंट कहाँ पे है, राइट साइड पे है। आफ्टर हाफ रोटेशन लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। ऊपर वाले में तो क्लॉकवाइज रही, हमने आउटपुट तो लोड से लेनी है ना, तो लोड में जो करंट की डायरेक्शन है हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो गई है। तो अगर करंट की डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो रही है, अभी हम प्रॉपर डेरिवेशन भी इसकी करेंगे, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। वो कौन सा करंट बनता है, ऑल्टरनेटिंग करंट बनता है। लोड में चेक करना है, लोड में करंट की डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो रही है। तो ये तो बच्चे मैंने इसकी आपको वर्किंग समझाई है, तो हम थोड़ी पहले इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखेंगे। हेडिंग बना लो आप, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, हाँ जी। कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं आप आर्मेचर PQRS। हमने क्या क्या चीज़ यूज़ की है, फर्स्ट हमने यूज़ किया कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर PQRS। सेकेंड हमने यूज़ किया है स्लिप रिंग, रिंग्स R1 एंड R2। थर्ड हमने यूज़ किया कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। फोर्थ हमने यूज़ किया स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। मेन तो यही है, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकल जनरेटर जो होता है उसमें तो बहुत कुछ लगा होता है, ठीक है जी। अब लिखेंगे इसकी वर्किंग। अब वर्किंग आपको बहुत ब्रीफ में लिखवाऊंगा। लिखेंगे लेट अस सपोज दैट आर्मेचर PQRS, आर्मेचर PQRS रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। आर्मेचर PQRS rotates anti-clockwise with angular velocity omega. Rotate anti-clockwise with angular velocity omega, due to which magnetic flux changes. Due to which magnetic flux changes and hence induced EMF produce. Induced EMF produce. That is induced current produce. Induced EMF बनेगा तो induced current भी बनेगा, induced current produce। एक चीज़ आपको मैंने और बतानी है, इंड्यूस्ड EMF का नाम ना एक और है, बैक EMF भी कह रहे थे। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाए ना कि व्हाट इज़ बैक EMF, दैट इज़ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है जी। आगे लिखेंगे आफ्टर हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द
induce current after half rotation, direction of the induced current in the load resistance changes after half rotation, direction of the induced current in the load resistance changes। हाफ रोटेशन के बाद इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लोड रेजिस्टेंस में चेंज हो जाती है। Therefore we can say that alternating current is produced। Therefore we can say that alternating current is produced। alternating current बनेगा। We can say that alternating current is produced। लोड में चेक करना है, लोड में डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हम लिखेंगे इसी के साथ ही है एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन द एसी जनरेटर। एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन द एसी जनरेटर। तो वही सेम ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, नॉर्थ साउथ में इसकी डायरेक्शन होती है, इसके बीच में ये आपके पास एक आर्मेचर है, दैट आर्मेचर इज PQRS। आर्मेचर रोटेट कर रहा है, ये नॉर्मल टू द आर्मेचर है, नॉर्मल टू द कॉइल हमने बनाया है। इस नॉर्मल टू द कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड B के साथ, ये B मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है, के साथ एंगल कितना है, थीटा है। एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे है, ये फिक्स एंगल नहीं है, ये बार बार चेंज होता जा रहा है, हमने एट एनी इंस्टेंट बनाया है। तो ये आर्मेचर है, ये घूम रहा है, मैंने बाकी कुछ भी नहीं बनाया, आर्मेचर रोटेट कर रहा है, एट एनी इंस्टेंट इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना, थीटा बन गया। तो हम इसके बारे में लिखते हैं, लेट अस सपोज दैट नंबर ऑफ टर्न्स इन द आर्मेचर इज n, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, it is rotated with angular velocity omega, it is rotated with angular velocity omega in the uniform magnetic field B, it is rotated with angular velocity omega in the uniform magnetic field B at any instant, at any instant, किसी इंस्टेंट पे एंगल थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसी इंस्टेंट पे एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, थीटा है। तो आपको पता है जो फ्लक्स है फाई, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA कोस थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है, NBA कोस थीटा। यही भी आपने पढ़ा है, थीटा की वैल्यू या ओमेगा की वैल्यू थीटा बाई टी होती है, इससे थीटा कितना बन जाएगा आपके पास, ओमेगा टी बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दे फ्लक्स फाई, NBA कोस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी है, ये फ्लक्स फाई की वैल्यू बन गई है NBA कोस ओमेगा टी। इसमें जो फ्लक्स फाई है वो कोस फंक्शन के साथ वेरी कर रही है। तो अगर हम फ्लक्स का ग्राफ बना दें, क्योंकि ना कई बार पेपर में ग्राफ पूछ लेते हैं, तो फ्लक्स में ना कोस फंक्शन का ग्राफ बनना है, ये वाला फ्लक्स जो है वो कोस फंक्शन के हिसाब से चेंज हो रही है ना, तो कोस का ग्राफ ऐसे बनता है, 0 से 0 टाइम पे फ्लक्स मैक्सिमम होती है, फिर ऐसे डिक्रीज करती है। अब हमें तो बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। पूरे चैप्टर में हर जगह यही फॉर्मूला लगा है, E = -d∅/dt। E = -d/dt ऑफ फाई की वैल्यू आप पुट करो, NBA cos ओमेगा टी, माइनस n कांस्टेंट, B कांस्टेंट, A कांस्टेंट। हमने डेरिवेटिव किसका करना है, cos ओमेगा टी का,
कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू लिखते हैं तो आपके पास ई की वैल्यू बन जाती है प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू बन जाती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एन फिक्स है, बी फिक्स है, एरिया फिक्स है, ओमेगा स्पीड फिक्स है, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है। वो साइन फंक्शन है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये बनेगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और इस चीज़ को अपन ई नोट कह देते हैं। ई नोट की वैल्यू मतलब कितनी, एन बी ए ओमेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ ऊपर वाले को, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उसमें साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ई मैक्सिमम की वैल्यू एन बी ए ओमेगा आ जाएगी, और उस ई मैक्सिमम को हम ई नोट लिखेंगे, दैट इज़ एन बी ए ओमेगा। तो इससे हमारे पास अगर हम एन बी ए ओमेगा की वैल्यू ऊपर पुट कर दे तो आपका शॉर्ट फॉर्म में जो ई का फॉर्मूला बनेगा वो ई नोट साइन ओमेगा टी बनेगा। ई नोट की वैल्यू कितनी है, एन बी ए ओमेगा है। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है ये साइन फंक्शन है, साइन आ रहा है इसके अंदर। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ, तो साइन ग्राफ बनता है। साइन ग्राफ ये होता है, अपर हाफ है प्लस, बॉटम हाफ है माइनस। अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे तो वो साइन ग्राफ बनेगा, अपर हाफ है प्लस, बॉटम हाफ है माइनस। जब ये साइन ग्राफ बनेगा, साइन ग्राफ के कारण ही, इसी शेप के कारण ही हम जब एसी का सिंबल बनाते हैं ना, हम ऐसे बनाते हैं। एसी करंट का सिंबल ये होता है। क्यों ऐसा बनाया गया है सिंबल एसी करंट का, क्योंकि एसी करंट जो आपके घर में आ रहा है वो साइन वेव आ रही है, और साइन वेव की ये शेप है। तो अगले चैप्टर में जब हम एसी सर्किट पढ़ेंगे ना, तो हम एसी का सिंबल यही बनाएंगे हर बारी, बिकॉज एसी इज ए साइन वेव। ये तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ ई लिखा। अब अगर हम करंट लिखते हैं, करंट का फॉर्मूला होता है ई बाई आर। वट इज़ ई, ई नोट साइन ओमेगा टी बाई आर। ई नोट बाई आर की वैल्यू होती है आई नोट। ई नोट बाई आर की वैल्यू क्या होती है, आई नोट होती है। तो जो करंट आ रहा है वो भी साइन फंक्शन ही आ रहा है आपके घर में। तो अगर हम ग्राफ बनाए अल्टरनेटिंग करंट की, ये इक्वेशन है जो मैंने सामने बोर्ड पे लिखी है, तो इसका ये वाला ग्राफ बनेगा, अपर हाफ है प्लस, बॉटम हाफ है माइनस। तो जो करंट है वो साइन फंक्शन बनेगा, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, दिस इज अबाउट एसी जनरेटर। और जो एसी जनरेटर में जो करंट बनता है ना, दैट करंट इज सिनुसॉइडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनुसॉइडल? सिनुसॉइडल इज ए फुल फॉर्म ऑफ साइन। साइन की फुल फॉर्म है ये सिनुसॉइडल। तो जो एसी करंट है वो सिनुसॉइडल नेचर का है, साइन फंक्शन का है। तो ये हमने पढ़ लिया, ये थ्योरी अपन ने पढ़ ली इसकी। अब इसमें थोड़े से फॉर्मूले एक बार दोबारा फिर आपको मैं मेमोराइज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ कई बार बच्चे मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले आपने ये पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फिर आपने पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ फाई टू माइनस फाई वन बाई टी। फिर आपने पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू बी एल वी। फिर आपने पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्केयर। ये हाफ बी ओमेगा जो एल स्केयर है ना बच्चे, जब रोड घूमती है तब है। जब कोई रोड घूमे तब लगाना है, रोड घूमे तब लगाना है, रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई कॉइल घूमे तो ई नोट की वैल्यू एन बी ए ओमेगा लगानी है। जब कोई कॉइल घूमती है तो एन बी ए ओमेगा लगानी है। दोनों ही घूम रहे हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले में रोड घूम रही है, नीचे वाले फॉर्मूले में कॉइल घूम रही है। तो जब भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमे तो एन बी ए ओमेगा लगाना है। ये थोड़ा मिक्स हो जाता है बच्चों जो फॉर्मूला। और जब रोड घूमे तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लगाना है। वैसे तो फॉर्मूले से ही क्लियर है कि लेंथ गिवन होगी तो मतलब रोड घूम रही है, एरिया गिवन है तो कॉइल घूम रही है। तो दोनों फॉर्मूले मैनेज करने हैं।
इसके बाद हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला सेल्फ इंडक्शन के लिए -L di/dt पढ़ा था। फिर हमने म्यूचुअल इंडक्शन के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला -M di/dt भी पढ़ा था। तो ये कई तरह के फॉर्मूलेज है, डिपेंड करता है आपने कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट करना है। ठीक है जी। तो आपको मैं इसका न्यूमेरिकल एक ही न्यूमेरिकल बनता है, इसका एक ही टाइप बनती है, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है इसके, तो अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तुम्हारा ये वाला टॉपिक आज का ख़त्म हो जाएगा। एसी जनरेटर लिखेंगे, आर्मेचर हैविंग 200 टर्न्स, आर्मेचर हैविंग 200 टर्न्स and area 3 centimeter square and area 3 centimeter square is rotating in the uniform magnetic field, is rotating in the uniform magnetic field of 5 Tesla, uniform magnetic field of 5 Tesla by taking 120 rpm, by taking 120 rpm. What is the peak EMF produce? What is the peak EMF produce? जो peak EMF होता है ना, उसको हम ई नोट कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो ई नोट प्रोड्यूस, बस तो ई नोट का फॉर्मूला आपको पता है NB/A ओमेगा होता है। न्यूमेरिकल एसी जनरेटर के मुश्किल नहीं है, बस देखिए N कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है 200, मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है 5 टेस्ला, एरिया कितना गिवन है आपके पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 × 10⁻⁻4 लिख दिया। और ओमेगा आपको गिवन है, जो कॉइल है टेक्स 120 rpm, तो ओमेगा निकालने का पता है क्या तरीका होता है, 2π इंटू जितने rpm गिवन होते हैं डिवाइडेड बाय 60। ओमेगा निकालने का, एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालने का मेथड होता है ना, ये 120 rpm को डिवाइड बाय 60 करके हमने rps में बदल लिया, फ्रिक्वेंसी में बदल लिया, फिर उसको 2π से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास ओमेगा आ जाएगा। सोल्व करने के बाद ये 4π बनता है, तो पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा हेयर 4π, बस वी गेट द आंसर, और ये आंसर वोल्ट में आ जाएगा। तो आप बच्चे अपनी बुक में से ना एसी जनरेटर के न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो, सब न्यूमेरिकल इसी टाइप के हैं। 3/4 न्यूमेरिकल्स गिवन है आपकी बुक में, प्रदीप की जो बुक आपके पास है, तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स है, आप ट्राई कर सकते हो। कोई नई टाइप अगर मिलती है तो आपको मैं कल नेक्स्ट क्लास में वो करवा दूंगा, अदरवाइज़ यही इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स है। तो हमारा एसी जनरेटर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक वैसे हम क्लास में अब शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, थैंक यू।